नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात पुराने शहर हैदराबाद पर बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन हकीकत में वो खुद भी किसी सीमा को नहीं जानते, बल्कि सीमा के पार भी उनकी रॉ विजडम ही चलती है। ये वही विजडम थी जिसने आज मुल्क की हालत की है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन तो अपनी जगह, सियासत और सियासी मियार में गिरावट भी इसी विजडम का नतीजा है। इसीलिए उनकी पार्टी के कायदीन, चाहे वो एमपी हों, एमएलए हों या मिनिस्टर, हमेशा शेयर मार्केट की तरह गिर ही जाते हैं। उछाल कभी कभी आता है। बात करते हैं मुल्क में सियासी बयानात के गिरते हुए मियार और बढ़ती हुई नफरत की। बल्कि ये भी कोई नई बात नहीं है। ये मियार तो 2014 के बाद से ही गिरावट का ही शिकार है, जबकि नफरत में गुर्बत से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये तो बेरोजगारी को भी पीछे छोड़ चुकी है। पता नहीं इस तेज़ रफ्तार नफरत से मुल्क का आइंदा कुछ बरसों में क्या हाल होगा। फिलहाल इन दो मौज़ूआत पर करते हैं तफसीली बात। साल 2019 में नारंगी पार्टी को 4 अरकान पार्लियामेंट क्या मिल गए, जिसके बाद से ही रियासत में बीजेपी कायदीन एक अजीब कैफियत में मुब्तला है। मरकज में नारंगी का जोर है, लेकिन रियासत में उनका मोल नहीं है। इसीलिए इब्तिदा से ही नारंगी कायदीन के बयानात बेसिमत और नफरत अंगेज रहे। ये किसी हद तक बौखलाहट और जज्बात से मगलूब भी हैं। ताज़ा तौर पर दोबाक में कामयाबी ने तो होश ही उड़ा दिए। नारंगी कायदीन पूरे तेलंगाना पर इख्तिदार हासिल करने के लिए बेचैन है। इसी दौरान हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात का ऐलान हुआ और जिसके बाद से नारंगी कायदीन के बयानात की गिरावट नाकाबिले बयान है। मुल्क में वैसे भी मजहबी भाईचारा, मसावात, इंसानी हुकूक, कमज़ोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ जैसी बातें पहले ही बेमायने हो गई हैं और इस पर बात करना सियासी कमज़ोरी समझी जा रही है। और अब बल्दी इंतखाबात में भी नारंगी कायदीन की गिरावट अपने उरूज पर है। सियासी मुखालिफिन से मुतालिक बयानात एक आम बात है, लेकिन नारंगी कायदीन के बयानात अब अवाम के खिलाफ जारी हो रहे हैं। ताज़ा तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई है, वो भी पुराने शहर की अवाम के खिलाफ। पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन इस गिरावट ने सारी इंतखाबी मुहिम में कड़वाहट घोल दी है। ये एक तरह से नारंगी कायदीन की बौखलाहट भी कही जा सकती है। एक और बीमार जहन एमपी जो बेंगलुरु की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने भी हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में पाकिस्तान को भी घसीट लिया, यहाँ तक कि जिन्ना का नाम भी इस्तेमाल कर लिया। देखा यह गया है कि नारंगी कायदीन हिंदुस्तान के बापू महात्मा गांधी का नाम उतना इस्तेमाल नहीं करते जितना पाकिस्तान के कायद का करते हैं, जबकि गॉडसे का नाम बड़ी ही तमानियत के साथ लिया जाता है। इस गिरावट को क्या कहा जा सकता है, अवाम ही फैसला करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है, जबकि नारंगी कायदीन के पास बताने के लिए कोई कारनामा ही नहीं है, तो मकामी अवाम बिलखुसूस एक ख़ास तबके को निशाना बनाकर अक्सरियती वोटर्स पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली इस वाज़े धमकी से कितने लोग मुतासिर होते हैं, ये नताइज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह बात तो तय है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी किसी भी कार्रवाई से ना बल्दी मसाइल हल होंगे और ना ही सड़कें साफ होंगी। अगर नारंगी कायदीन सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं तो शहर की गंदगी, बल्दिया की रिश्वत सतानी, फाइनेंसरों की हरासानी और ख़राब सड़कों पर कर सकते हैं। कम से कम इस तरह के हमले से आवाम को फ़ायदा होगा जिनसे वोट मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा अपनी गिरती हुई गंदी सोच पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर लें तो नारंगी कायदीन कुछ बेहतर कर सकते हैं। फ़िरका परस्ती पर सर्जिकल स्ट्राइक तो ये करने से रहे, इसके लिए मुल्क की जमहूरियत नवाज ताकतें और अमन पसंद अवाम तैयार है। और फ़िरका परस्ती और फाशिज़म पर सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूर होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर मुल्क की करेंसी, मईशियत, भाईचारे, इंसानियत, रवादारी और दीगर मुस्बित बातों की पहले ही धज्जियां उड़ा दी हैं। पिछले 6 वर्षों में मुल्क को होने वाले नुकसान की तलाफी का काम शुरू हो चुका है। अवाम की एक बड़ी तादाद को अब पता चल चुका है कि इस तरह के जहरीले बयानात मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे और किसी भी जाविये से ये तरक्की की जमानत नहीं दे सकेंगे।
अब बात लव जिहाद की। बैन मजहबी और बैन तबकाती शादियां कोई नई बात नहीं है। मुल्क में बरसा बरस से इस तरह की शादियां होती आई हैं, लेकिन इन दिनों बीजेपी और संघ परिवार की जानिब से किसी हिंदू लड़की की जानिब से मुस्लिम लड़के से शादी को लव जिहाद का नाम देते हुए मुसलमानों का हाशिया तंग करने की साजिशें की जा रही हैं। आपने देखा होगा कि वक्फे से सोशल मीडिया पर बैन मजहबी शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन के दफातर से रुजू होने वाले अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ों की तस्वीर मुख्तलिफ जज्बाती कैप्शंस के साथ शेयर की जाती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्या इस तरह की तस्वीर के वायरल होने के बाद क्या ये शादियाँ रुक गई? नहीं, क्योंकि मोहब्बत एक इनफरादी मामला है, इसे मज़हब से जोड़ना ही सरासर गलत है। अगर इस तरह की शादियों के पस मंज़र का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि दर हकीकत मखलूत तालीम, आज़ादाना माहौल, वालिदैन व सरपरस्तों की गफलत व बेतवज्जुही और मुलाजिमत व माशरत में लड़के और लड़कियों की बेहिजाबाना मुलाकातों की वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। इसे मजहबी नुक्ते नज़र से देखना ठीक नहीं है। दरअसल लव जिहाद इस्तिलाही गलत है, क्योंकि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और ना ही इसका कोई वजूद है। गैर ज़रूरी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने वाली ताकतों की जानिब से ये बावर कराने की कोशिशें की जा रही हैं कि मुस्लिम तंजीमों की जानिब से गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वालों को इनामात से नवाजा जा रहा है। इस मामले में बस इतना ही कहा जा सकता है कि हिटलर के पास एक ऐसी टीम थी जिसे प्रोपेगेंडा टीम कहा जाता था, और इस टीम का काम यह था कि वो झूठ को इतनी शिद्दत से फैलाती और बार बार बोला करती ताकि लोग इस पर यकीन कर लें। इन दिनों मुल्क में वही हालात नजर आ रहे हैं। जगह जगह लव जिहाद का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि लोग इस अफसानवी इस्तिलाह को न सिर्फ कबूल कर ले बल्कि मुसलमानों के खिलाफ दिल में नफरत पैदा की जा सके। ये कहा जा सकता है कि इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नित नई तहरीकें चलाने और मुख्तलिफ प्रोपेगेंडों के जरिए बेकसूर मुसलमानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मंसूबे बनाने वाले अनासिर की जानिब से लव जिहाद का नारा लगाया गया और यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम नौजवान हिंदू लड़कियों को दामे मोहब्बत में गिरफ्तार करके उनसे शादी रचाकर जबरी तौर पर तब्दीली मजहब पर मजबूर करते हैं। ये साजिश कोई नई नहीं है। आज से 8 साल कबल मारूफ अंग्रेजी अखबार द हिंदू के 13 नवंबर 2009 के शुमारे में कर्नाटक CID के हवाले से रिपोर्ट शाये हुई थी, जिसमें उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि गैर मुस्लिम लड़कियों से मुस्लिम लड़कों की शादी में लव जिहाद का कोई सबूत मौजूद नहीं है। इसी तरह पुलिस की जानिब से भी ये एतराफ़ किया गया था कि इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर इस तरह की कोशिशें भी कहीं नहीं पाई गईं। अप्रैल 2010 में हुकूमत कर्नाटका ने अदालत में ये रिपोर्ट भी पेश की थी कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ रियासत में नहीं है। शादियां इन दिनों समाज के तमाम तबकात के लिए एक मुश्किल बन चुकी है, क्योंकि जहेज की लानत ने तमाम तबकात को अपनी लपेट में ले लिया है। सादगी से शादियां अंजाम नहीं हो पा रही हैं। इस पुरआशोब दौर में बाज़ अफराद निकाह को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो काबिल सताइश है। अगर हालात का जायज़ा लिया जाए तो इस हकीकत का सामना होगा कि मुसलमानों में भी काफ़ी गरीब लड़कियां हैं, उनकी शादियों के लिए इज्तिमाई तौर पर कोई मौसर इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों से शादी की तरगीब देने की बात समझ से बाहर है। अलबत्ता ये ज़रूर देखने में आया है कि जितनी भी मुस्लिम लड़कियों के साथ गैर मुस्लिम नौजवानों ने शादियाँ की, या तो वो RSS से वाबस्ता थे या उन्हें RSS की तायद हासिल है। अब सोचने वाली बात यह है कि लव जिहाद का ढिंडोरा पीटने वालों की जानिब से की जाने वाली हरकतों को क्या नाम दिया जाए। जहां एक तरफ बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में लव जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से शादी से रोकने के लिए कानून साजी की जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है, जिससे काबीना ने मंजूर कर लिया। इस फैसले के तहत शादी से पहले शादी के लिए तब्दीली मजहब पर जुर्माना और 10 साल तक की जेल की सज़ा की गुंजाइश फराहम की गई है। सवाल यह है कि क्या मोहब्बत करने वालों को यह कानून रोक पाएगा। काबिल गौर बात यह है कि शादी का फैसला करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां चंद साल की मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान करने तैयार हो जाते हैं, तो क्या उन्हें रोक पाना मुमकिन है। आए दिन अखबारात में इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि घर वालों की जानिब से पसंद की शादी से इनकार पर नौजवान लड़के और लड़कियां खुदकशी जैसे इंतहाई इक़दाम करते हैं।
बैन मजहबी शादियों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ताज़ा फैसला। लव जिहाद के नाम पर मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिशें करने वालों के मुंह पर तमाचा है। रियासत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवा, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम आलिया रख लिया है, इसके मामले की समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि कानून एक बालिग औरत या मर्द को अपने रफ़ीक़ हयात के इंतखाब का इख्तियार फराहम करता है और उनकी पुरसुकून ज़िंदगी में किसी भी शख्स या अरकान ख़ानदान को मुदाखलत का हक़ हासिल नहीं है। यहाँ यह जिक्र बेजा ना होगा कि सलामत और प्रियंका ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। लड़की के अरकान ख़ानदान की शिकायत पर सलामत अंसारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले के अलावा इसी नौयत के दीगर 3 मुकदमात की समाअत करते हुए जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने कहा कि लड़की बालिग है, लिहाजा इस मामले में पॉक्सो कानून यानी कम उम्र के साथ जिनसी ज़्यादती का इतलाक़ नहीं होता और लड़की को इसके शोहर के साथ रहने का इख्तियार हासिल है। अदालत ने यह भी कहा कि अपनी शरीक हयात के इंतखाब का सबको इख्तियार हासिल है, हुकूमत भी इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। आलिया ने किसी भी शख्स को अपने मनपसंद शरीक हयात को इंतखाब करने का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि कानून 2 बालिग अफराद को एक साथ रहने की इजाज़त देता है, चाहे वो मुखालिफ सनफ के ही क्यों ना हो। इसी दौरान कानपुर में मुबैना लव जिहाद और उसके लिए बैरूनी फंडिंग के मामलात की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी वाज़ेह किया कि इन मामलात में साजिश और मुनज़्ज़म तरीके से तब्दीली मज़ाहिब करने के बाद शादी किए जाने की कोई शवाहिद नहीं है। इसके अलावा किसी तरह की बैरूनी फंडिंग का भी पता नहीं चला। रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 लड़कियों के अरकान ख़ानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी लड़कियों को बहला फुसलाकर धोखे से तब्दीली मजहब के बाद उनसे शादी कर ली गई। तहकीकाती टीम ने तहकीकात मुकम्मल करने के बाद कहा कि 3 मामलात में बालिग लड़कियों ने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया और उन तीनों लड़कियों ने शादी के बाद अपने नाम तब्दील कर लिए। SIT की तहकीकात और अदलिया का फैसला उन तमाम की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है जो लव जिहाद की इस्तिलाह के ज़रिए मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अमल को जिहाद कैसे कहा जा सकता है जिसकी इब्तिदा ही हराम अमल से होती है और जिसमें हर कदम पर गुनाह ही गुनाह है। इस्लाम में किसी भी अजनबी लड़की से दोस्ती, शहवत व लज्जत के साथ उससे बातचीत, उससे मुलाकात और उसको देखना तक हराम है। इसीलिए उमूमन ऐसे वाक़यात में ऐसे लड़के मुलविस होते हैं जो खुद दीन के तकाज़ों को पूरा करने वाले नहीं होते, हराम व हलाल की तालीम के पाबंद नहीं होते, नफ्स व शैतान की राह पर चलना उनका शेवा होता है और इसी राह में उन्हें किसी गैर मुस्लिम लड़की से मुलाकात होती है तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए महज ज़ाती जज्बे के तहत उसे मुसलमान बनाकर शादी करते हैं, जबकि बहुत से अपने अपने मज़हब पर बाकी रहते हुए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस तरह के वाक़यात इस्लाम की नज़र में जिहाद नहीं है, बल्कि इस्लाम उसे नफ्स परस्ती, शरारत और बदकारी कहता है और बदकारी और नफ्स परस्ती इस्लाम में हराम और बदतरीन गुनाह है। समाज का बाशऊर तबका इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि लव जिहाद का नारा क्यों दिया गया। ज़रूरत इस बात की है कि लोग उसे समझें और मोहब्बत की शादियों को मज़हब से जोड़ने के बजाय उन हालात और हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए कि इस तरह की शादियों की बुनियादी वजूहात क्या है। हैरत की बात यह है कि जो लोग हिजाब को ख़वातीन की तरक्की की राह में रुकावट करार देते हैं वही आज लव जिहाद की बातें कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम ने लड़कियों और ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दिया है और ये उन लोगों की सोच पर पड़े पर्दे उठा देने के लिए काफ़ी है जो लव जिहाद का नारा लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की काबीना ने मंगल को नाम निहाद लव जिहाद के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। इस कानून को लेकर मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। वहीं सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने योगी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि हुकूमत ने 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 100 अफराद के लिए कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जबरन या लालच से मजहब तब्दील कराने की इजाज़त नहीं है, इस्लाम में ये कबूल नहीं है। बिल पर कोई कमेंट जब भी हो सकता है सही जब उसकी कॉपी हाथ में हो। अभी तो प्रपोज्ड एक तरीके का है ऑर्डिनेंस आएगा तो उसके बाद देखने के बाद उस पर सही कमेंट होगा। लेकिन ये बात पता नहीं उसमें कहाँ तक रखी गई है कि अगर 2 एडल्ट आदमी अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो चाहे वो 2 अलग अलग धर्मों के हों या 2 अलग अलग जातियों के हों
या 2 अलग अलग मुल्कों के हों, उनकी शादी उनका प्राइवेट राइट है और इसको उच्चतम न्यायालय भी मान चुका है और उच्च न्यायालय भी मान चुका है। अभी जो 11 नवंबर को उच्च न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें सिंगल जज के फैसले को उन्होंने कुलअदम किया है, उसमें भी माना गया है। तो अब क्या है एक्चुअल लैंग्वेज, ये तो जब ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, इशू हो जाएगा, उसको देखने के बाद ही लोग तय किया जाएगा। लेकिन इसमें हमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं नज़र आती कि जिसके लिए कोई हम ये कहें, सिवाय इसके कि वो कन्वर्जन पर रोक लगाना चाहते हैं इनडायरेक्टली, जो अदरवाइज़ भारत के संविधान में परमिटेड है आर्टिकल 25 में। किसी आदमी को ये अधिकार है कि वो अपना कोई धर्म जिसको वो समझता है, पसंद करता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो अब इसमें ऑर्डिनेंस आने के बाद तय किया जाएगा कि इसकी क्या लीगल वैल्यू है। खतरनाक समुद्री तूफान नेवा तमिलनाडु या पुडुचेरी के साहिली इलाकों में आज आधी रात को या जुमेरात के लिए सुबह दस्तक देने का खदशा है। ये तला इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दी है। चेन्नई और उसके मदाफात में मंगल की रात से वक्फे पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब सड़कों, रिहायशी इमारतों और कई इलाकों के घरों में पानी जमा हो गया है। लोगों की परेशानियों के पेश नज़र हुकूमत ने चाशुम्बे के रोज़ अवामी तातील का ऐलान किया है। जनूबी रेलवे ने नेवार के पेश नज़र मदाफाती रेल की खिदमात और कुछ तवील फासिलाती ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। रियासती हुकूमत के मातहत आने वाले इदारों ने अपने लाखों ग्राहकों को दूध फराहम किया, जबकि पेट्रोल पंप और दुकानें आम दिनों की तरह ही खुली हुई थी। रियासती हुकूमत ने 5 साल के अरसे के बाद चेंबर मुबकम झील से पानी जारी करने का फैसला किया है और इस तूफान से जो तबाही एक्सपेक्टेड है उससे निपटने के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। நாம போறதே கஷ்டமா இருக்கு. போதும் மேனேஜர். கதிர் எங்க मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी को झूठ का पुलिंदा और मुल्क के लिए सबसे बड़ी लानत करार देते हुए भगवा जमात को उन्हें गिरफ्तार करने का चैलेंज करते हुए कहा कि वो जेल से भी आइंदा असम्बली इंतखाबात में तृणमूल की फतेह को यकीनी बनाएंगी। बीजेपी पर तृणमूल कांग्रेस के अराकीन असम्बली को रिश्वत देकर अपने पाले में लाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग गैर जानिबदाराना होने का नाटक करते हैं और इस मुगालते में हैं कि रियासत के इख्तिदार में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कोई सियासी पार्टी नहीं है बल्कि झूठ का पुलिंदा है। जब भी इलेक्शन आता है वो तृणमूल कांग्रेस के रहनुमाओं को डराने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते हैं या फिर घोटाले का मामला सामने लाते हैं। कोविड-19 के बाद यहाँ अपने पहले बड़े जलसे से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने वाजे किया कि बीजेपी और उसकी एजेंसियों से वो खौफजदा नहीं है। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं और जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं।
अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 6 करोड़ के पार हो गया। मरने वालों की तादाद भी 14 लाख से ज़्यादा हो गई। इसी बीच कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज़ हो गई है। सितंबर तक दुनिया भर में रोज़ाना औसतन 3 लाख मरीज बढ़ रहे थे, अब रोज़ाना 6 लाख से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, रशिया समेत 54 मुल्कों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। सबसे ज़्यादा असर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशियन कंट्रीज़ में देखा जा रहा है। हिंदुस्तान में भी दूसरी लहर की आहट दिखने लगी है। पिछले 3 हफ्ते, माफ़ कीजिएगा, पिछले हफ्ते 3 दिन ऐसे थे जब हिंदुस्तान में ठीक होने वालों से ज़्यादा नए मरीज आए। मतलब इन 3 दिनों में एक्टिव केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। इसके पहले लगातार 41 दिन तक एक्टिव केसेस घट रहे थे। दुनिया भर में ऐसा, अगर हम कोरोना की स्प्रेड की अगर हम बात करें तो वो 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में 55 साल के एक शख्स में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसका दावा किया था। 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2019 तक चीन कम से कम 566 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे चीन में। 2020 की शुरुआत में दुनिया के कई दीगर मुल्कों में भी इन्फेक्शन फैलता गया। 23 जनवरी को चीन ने वुहान शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहां रहने वाले सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया था। 21 जनवरी को अमेरिका, 24 जनवरी को फ्रांस, 30 जनवरी को हिंदुस्तान और 31 जनवरी को इटली में पहला केस कंफर्म हुआ था। 30 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कोरोना वायरस को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था और फिर 11 मार्च को WHO ने कोरोना को एक पैंडेमिक यानी वबा डिक्लेयर कर दिया। अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो सिर्फ 18 दिन में 1 करोड़ मरीज मिले हैं। 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान में पहला केस सामने आने के 223 दिन बाद यानी 27 जून को ये तादाद 1 करोड़ हो गई। इसके बाद इन्फेक्शन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि महज 43 दिनों में ये आंकड़ा 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो गया। इसके अगले 38 दिन में मुतासरीन की तादाद 2 से 3 करोड़ और फिर 32 दिनों में 3 से 4 करोड़ हो गई। 4 से 5 करोड़ केसेस होने में 21 दिन लगे, वहीं 5 से 6 करोड़ केसेस महज 18 दिन में ही हो गए। अगर मुतासरीन के बढ़ने की यही रफ्तार रही तो दिसंबर तक दुनिया भर में 8 करोड़ से ज़्यादा मुतासरीन इसकी चपेट में आ चुके होंगे। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 92 लाख को अबूर कर चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 44,376 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ ही कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 92,22,217 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 481 अफराद हलाक हुए। उसके साथ ही इस बीमारी से अमवात की तादाद 1,34,699 हो गई। चारशंबे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 4,44,746 हो गई है, यानी इतने लोगों का इलाज चल रहा है। एक राहत बख्श खबर ये भी है कि कोरोना से अब तक 86,42,771 मरीज शिफायाब हुए हैं। मुल्क में रिकवरी रेट 93.71% है। पिछले 24 घंटों में 11 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान जो ICMR का आंकड़ा है उसके मुताबिक अब तक 11 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में माफ़ कीजिएगा 13,48,41,307 अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते केसेस को संजीदगी से लेते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो मुताल्लिक़ा हिदायत, एहतियाती तदाबीर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को सख्ती से नाफिज करें। वजारत ने चारशंबे के रोज़ एक हुक्मनामा जारी करके कोविड-19 पर खदेगुन लगाने के लिए निगरानी, तदाबीर और एहतियात से मुताल्लिक़ हिदायत भी जारी की, जो आइंदा 1 दिसंबर से नाफिज होंगी। वजारत ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो इन हिदायत को मुकम्मल सख्ती से नाफिज करें। हिदायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना के खिलाफ मुहिम में अब तक मुल्क ने जो कामयाबी हासिल की है उसे बरकरार रखते हुए उसे मज़ीद मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उनमें जोर देकर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन्स में भी तमाम हिदायत को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए और वहाँ महज ज़रूरी खिदमात की सरगर्मी की ही इजाज़त दी जानी चाहिए। ये कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन्स के बाहर जाने और उनमें अंदर आने पर भी पूरी तरह से पाबंदी आयद करें। भीड़ वाली जगहों पर एहतियात बरतें।
रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा गया है कि वो त्योहारों और सर्दी के मौसम के पेश नज़र खुसूसी एहतियात बरतें और ज़िला, मकामी इंतज़ामिया, म्यूनसिपल और पुलिस को वजारत दाखिला और मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की हिदायत और SOPs को नाफिज करने के तईन जवाबदा बनाएं। साथ ही कहा गया है कि अफसरान की जवाबदेही यकीनी बनाई जाए। हिदायत में रियासती हुकूमतों से समाजी और मजहबी तकरीब में शरीक होने वालों की तादाद 100 तक महदूद रखने और ज़रूरत पड़ने पर कहा गया है कि उसे मज़ीद कम करें। तेलंगाना में कोविड-19 के मामलात में कदरे इजाफा हुआ है। रियासत में 993 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,66,042 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1441 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 1150 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,53,715 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 10,886 है। कोविड-19 की जांच में मुस्बित पाए जाने के बाद गुरुग्राम के अस्पताल में ज़ेरे इलाज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अहमद पटेल का इंतकाल हो गया। उनके बेटे फैसल ने कहा कि चारशंबे के रोज़ इब्तदाई सातों में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो 71 साल के थे। एक ट्वीट में फैसल ने कहा कि गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले राज्यसभा के MP का चारशंबे के रोज़ 3:30 बजे सुबह इंतकाल हो गया। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे वालिद अहमद पटेल की बेवक्त मौत का ऐलान करते हुए मैं काफ़ी गमज़दा हूँ। 1 माह कबल उनके कोविड-19 की जांच में मुस्बित पाया गया था। मुख्तलिफ अमराज की वजह से उनकी सेहत काफ़ी ख़राब थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे। अपने मद्दाहों से दरख्वास्त करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के क़वायद पर अमल करें और भारी भीड़ से गुरेज करें। पटेल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाजिन भी थे, उन्हें 1 अक्टूबर के रोज़ कोविड-19 की जाँच में मुस्बित पाए गए थे और गुरुग्राम के मैदानता हॉस्पिटल में 15 नवंबर के रोज़ दाखिल किया गया था। अहमद पटेल के इंतकाल पर कई सीनियर कायदीन ने अफसोस का इजहार किया, जिनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं। समाचार है, आज हम लोग सब उनके घर आए। शायद बॉडी तो यहाँ नहीं आ पाएगी क्योंकि कोविड के रूल्स हैं, इसलिए बॉडी यहाँ नहीं आ सकती शायद। मगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अहमद भाई को जो भी जानता था वो उनसे अत्यंत प्रभावित भी था और उनको प्यार भी करता था। उनमें एक बड़ी एक सिंप्लिसिटी थी, कोई फूफा नहीं था। बड़े इजीली उनसे आप मिल सकते थे, बात कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने भी उनकी किताब में लिखा, तीन डिकेड मतलब 30 साल उन्होंने कांग्रेस की नैया अपने हाथों में बचा के रखी। इस तरह से वो अहमद भाई कहते थे कि जैसे हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति है जिसके पास पहुंचकर सारी संकट दूर हो जाते थे, सारी चिंता दूर हो जाती थी। और सच में मानो तो किसी ने संकट मोचक कहा, किसी ने भाई कहा, किसने कुछ कहा। जब से पार्टी में पहला कदम लिया है तो एक केंद्रित अगर कोई जगह थी और व्यक्ति था तो वो अहमद भाई थे। कोई भी मन में कोई विचार आए उन तक ले जाओ, कभी कुछ करने की इच्छा हो तो उनसे सहायता सहयोग मांग लो। हर चीज में बढ़ा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।